Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ओके बच्चों, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट वन। ठीक है, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, ध्यान से देखना, इसे समझने की कोशिश करना। ठीक है, इसके समझने पे ही क्वेश्चन आते हैं। तो मान लेते हैं एक वेक्टर आर है जो कि इक्वल है ए क्रॉस बी क्रॉस सी के। ठीक है, ये अब ट्रिपल प्रोडक्ट है, मतलब तीन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब आउटपुट जो होगा वो भी एक वेक्टर ही होगा। ऑलराइट, तो अब देखिए ये R जो है वो A क्रॉस B क्रॉस C के इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं। ये जो R वेक्टर है एक्चुअल में ये कैसा वेक्टर है, इसके बारे में अभी थोड़ा सा हम जानते हैं। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे, ऐसे देखो कि मान लो चलो ये एक वेक्टर है B, ये एक वेक्टर है C। ऑलराइट, ओके, अब एक दूसरा वेक्टर है, इसे रख लेते हैं यहां पे, ये बाहर। ठीक है, ध्यान से देखने की कोशिश करना। अब यहां पे हो क्या रहा है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, ये बात ध्यान रखिए। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने का मतलब B क्रॉस C, चलो थोड़ा सा इजी दिखे इसलिए इसे B ले लेता हूं। ठीक है, इसे C ले लेता हूं। ओके, तो ध्यान से देखो, जो B क्रॉस C होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दिस होगा क्या नहीं, मतलब ये वाला वेक्टर, ये ऐसे है, ध्यान से दिख रहा है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखो, जो B क्रॉस C होगा वो ये होगा। ठीक, एंड जो अपना A है वो ये है, कोई वेक्टर कहीं पे भी हो सकता है, मैंने यहां पे ले लिया इसे। ठीक, चलो पहले मैंने कहा B क्रॉस C किया तो ये वेक्टर मिला, और A वेक्टर ऑलरेडी ये है। ओके, अब क्या करना है, B क्रॉस C जो आया वो भी एक वेक्टर है, उसका क्रॉस लेना है किसके साथ, A के साथ। अब इस B क्रॉस C मतलब A क्रॉस B निकालना है एक तरह से, सॉरी A क्रॉस B नहीं, A क्रॉस B क्रॉस C निकालना है। इसका मतलब इसका इसके साथ क्रॉस करना है। तो देखो डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की ओर होगी कि नहीं, इसके नीचे ऐसे होगी कि नहीं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ ले रहे हो तो कैसे आएगा, नीचे आएगा कि नहीं। और एक्चुअल में आप देखो ध्यान से, जो फाइनल आंसर आया है वो ये है। ठीक है, ऐसे या ऐसे, ऐसे है, मतलब मेन चीज क्या है, ये जो फाइनल वेक्टर है ये B एंड C दोनों के प्लेन में होगा। B और C जो वेक्टर्स हैं वो एक प्लेन को डिफाइन करेंगे इफ दे आर नॉट पैरेलल। ठीक है, तो मैं वो वाला केस अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, अभी मैं कह रहा हूं इफ B एंड C आर नॉट पैरेलल देन वो एक प्लेन को डिफाइन करेंगे, और ये गारंटेड है जो R होगा वो उस प्लेन में लाई करेगा। तो मैं वो पॉइंट लिखने जा रहा हूं कि जो यहां पे है, it implies that the vector R will lie in a plane of vectors A and B, sorry B and C, in a plane of vectors B and C, B और C के प्लेन में लाई करेगा R। and the interesting thing is, देखो ये था ना ऐसे, अब इसका आपने क्रॉस लिया था, अब जब फाइनल जो रिजल्ट आया था वो ये वेक्टर था यहां पे नीचे, और जब इसका क्रॉस लिया था तब आया था ये वेक्टर, तो A क्रॉस B नीचे की ओर, मतलब यहां पे। अब ये देखो, ये जो वेक्टर आएगा फाइनल वेक्टर वो A के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, ऑब्वियसली जो फाइनली आपने जो क्रॉस लिया है वो A के साथ लिया है, तो ऑब्वियसली क्रॉस में जो फाइनल रिजल्ट आता है वो जो वेक्टर्स का क्रॉस लिया गया है उसके परपेंडिकुलर आता है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि लाई इन अ प्लेन ऑफ वेक्टर्स B एंड C एंड
and R will be perpendicular to the vector A, टू दी वेक्टर ए। ये बात ध्यान रखें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है इस ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। कुछ लोग जानते तो हैं इसे, वो कर भी लेते हैं, फॉर्मूला पता है कैसे करना है, लेकिन आईआईटी वाले तो क्वेश्चन ऐसे घुमाते हैं लैंग्वेज से, और जिसे लैंग्वेज नहीं पता वो घूम जाता है, उसे पता ही नहीं चलता ये क्या पूछ क्या रहा है, कि ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है ये, तो आता हुआ क्वेश्चन छूट जाता है। तो मैंने क्या बताया, R इज इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C अगर लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट बहुत मैटर करते हैं, ब्रैकेट अगर इधर उधर होगा ना तो वेक्टर चेंज हो जाता है, वो भी अभी बताऊंगा। तो मैं ये कह रहा हूं ब्रैकेट में जो लिखा है उसके तो प्लेन में लाई करेगा, B क्रॉस C के प्लेन में नहीं, B एंड C के प्लेन में, क्योंकि दो वेक्टर एक प्लेन को डिफाइन करते हैं इफ दे आर नॉट पैरेलल, ठीक है। ये और ये इनका जो प्लेन है, एक प्लेन जो इससे होके जाएगा इन दोनों से, उस प्लेन में लाई करेगा R, and R will be perpendicular to the vector A, this, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली अगर मुझे दिया जाता है R इज इक्वल टू कुछ लिख दिया मैंने, मान लेते हैं B क्रॉस C क्रॉस A, ऐसे लिख दिया, ठीक है बेटा, ऐसे लिखा है। इसका मतलब क्या है कि इट इंप्लाइज दैट R will lie in a plane of C and A vectors and will be perpendicular to the vector B। बात समझ आई? अगर ऐसा कुछ लिखा है तो ऐसा है, ओके बच्चों। तो ये दो पॉइंट हमने देख लिए। अब देखो ध्यान से, अगर मैं लिखूं, मैं ये बता रहा हूं, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट कि जैसे A क्रॉस B क्रॉस C है या A क्रॉस B क्रॉस C है, दोनों सेम ही दिख रहे हैं, बस ब्रैकेट इसमें इधर है, इसमें इधर है तो ABC, ठीक है। दे आर नॉट इक्वल, एक्चुअली दे आर नॉट इक्वल, ये बात ध्यान रखें। क्यों? देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका क्या मतलब है, तो आप बोलेंगे कि एक वेक्टर ऐसा वेक्टर है, ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि B एंड C के प्लेन में है और A के परपेंडिकुलर है। इसमें पूछो तो इसमें आप बोलेंगे ये वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो कि A एंड B के परपेंडिकुलर है एंड A एंड B के प्लेन में है, जो ब्रैकेट के अंदर है उनके प्लेन में, A एंड B के प्लेन में है एंड C के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये भी मैं लिख दूं, कभी तुम कंफ्यूज हो जाओ कि भाई अगर R जो वेक्टर है A क्रॉस B क्रॉस C ऐसे लिखा है, तो R इन प्लेन ऑफ A एंड B एंड R परपेंडिकुलर टू C। ध्यान रखें, A एंड B के प्लेन में होगा R और C के परपेंडिकुलर होगा, ये बात ध्यान रखेंगे, ओके, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर इसी को ऐसे लिख दिया, ऐसे दे दिया, R है जो C क्रॉस A क्रॉस B, अगर ऐसे दिया जाए तो इसमें कोई चेंजेस आएंगे क्या? नहीं, जो डेफिनेशन जो अभी बोल रहा हूं मैं उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब भी R A एंड B के प्लेन में रहेगा और C के परपेंडिकुलर होगा, बस अंतर इतना आएगा कि जैसे अभी जो वेक्टर आया था वो नीचे आया था, इस बार ऊपर आ जाएगा, रहेगा प्लेन में ही और A के परपेंडिकुलर, ठीक है, बस उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी और कुछ नहीं। ऑलराइट बच्चों, तो इन चीजों का ध्यान दें, डेफिनेशन का। जैसे जैसे चलो मैं बताता हूं, यहां पे मैं कहूं राइट अ वेक्टर which lie in plane of A and C
in plane of A and C and perpendicular to B। मैं ऐसे बोल दूं, अब तुम्हें कहीं से कहीं तक नहीं पता चलेगा अगर तुम्हें डेफिनेशन नहीं पता है इसकी, तो कहीं से कहीं तक नहीं पता चलेगा कि ये ट्रिपल प्रोडक्ट की चीज है। और अभी शायद पता चल रहा होगा, उसने क्या कहा है कि एक वेक्टर बताइए, एक वेक्टर ऐसा बताइए जो कि ए और सी के प्लेन में है एंड बी के परपेंडिकुलर है। तो मैंने कहा यार मान लेते हैं वो वेक्टर आर है, तो उसे ऐसे लिख लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, बी क्रॉस ए क्रॉस सी। अब उसका मैग्नीट्यूड भाई मुझे नहीं पता, प्लस माइनस लैम्डा आर। प्लस माइनस क्यों लगाया? क्योंकि मैं ऐसे भी लिख सकता था ए क्रॉस सी क्रॉस बी। तो भाई जैसे मैंने कहा ना कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कितने वेक्टर हो सकते हैं? 2 वेक्टर हो सकते हैं। कैसे? और एक वेक्टर जो कि बी ए और सी के प्लेन में हो, मान लेते हैं ये ए और सी है, चलो इस बार इसे ए लिख लिया मैंने, ठीक है। तो ए और सी के प्लेन में हो और बी के परपेंडिकुलर हो, बी है, तो एक तो प्लेन है, एक यहाँ आएगा और एक ऐसे आएगा इधर, 2 वेक्टर पॉसिबल है। तो प्लस माइनस मैंने लगा दिया, और मैग्नीट्यूड आपको कितना चाहिए उस वेक्टर का आई डोंट नो, तो मैंने लैम्डा डाल दिया। जो भी आपको मैग्नीट्यूड चाहिए उसे बनाएं। अब ये मत करना कि मैग्नीट्यूड 2 यूनिट चाहिए, तो तुमने यहाँ पे क्या लिख दिया 2। भाई वो तब लिखोगे जब ये यूनिट वेक्टर हो, और ये ऐसा नहीं है कुछ कि ये यूनिट वेक्टर होगा। तो इसे आपको देखना पड़ेगा बी क्रॉस ए क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड कितना है, तब जाके आप डिसाइड करेंगे कि लैम्डा क्या लिखना है। मान लो इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है 3 और आपको चाहिए यूनिट वेक्टर, तो लैम्डा उस केस में 1/3 आ जाएगा। मान लो आपको 2 यूनिट लेंथ का वेक्टर चाहिए, तो क्या लिखोगे लैम्डा को 2/3, तो वो तो अकॉर्डिंगली चेंज होगा, ठीक है। जितना मैग्नीट्यूड चाहिए उतनी ही वैल्यू तब रखी जाती है जब दूसरा वेक्टर जो बराबर में वेक्टर लिखा है वो यूनिट वेक्टर हो। ये बात ध्यान रखेंगे, ऑलराइट। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा, इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, क्या इसका फॉर्मूला होता है, वो हम देखेंगे। उससे पहले आप जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों देखते हैं इसका फॉर्मूला। देखो जैसे ही लिखा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसे कैसे सॉल्व करना है। तो ये एक वेक्टर आएगा, इसको ना इसके साथ डॉट लो, दूर वाले के साथ लेते हैं सबसे पहले। किसके साथ? दूर वाले के साथ, और पहले वाला यहाँ पे माइनस इसके साथ, पहले पास वाले के साथ, और फिर दूर वाला यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, ये जो है ये स्केलर है, मतलब जस्ट इट इज नथिंग बट द कोफिशिएंट ऑफ बी वेक्टर। लाइक मैं लिख दूं 2b वेक्टर एंड 3c वेक्टर, ये कुछ ऐसा चीज है। बस ये जो 2 और 3 है, ये 2 है a डॉट c की वैल्यू, ये 3 है a डॉट b की वैल्यू। ओके ठीक है, ओके। स्केलर ये भी कैसा है भाई, स्केलर। इसकी तुम फील भी ले पाओगे अभी तो समझो a डॉट c b, ये यहाँ पे ना जस्ट एक ये कोफिशिएंट है। कभी इसे सोचने लग जाओ यार ये तो बताया नहीं, ये डॉट प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट है। अरे ये डॉट क्रॉस कुछ नहीं है, ये तो 2 आयोटा, सॉरी आयोटा कह रहा हूँ, 2i, जैसे 2i होता है, i तो वेक्टर है और 2 क्या है, स्केलर नंबर, तो वही चीज है ये जस्ट। ऑलराइट, तो मैंने क्या बताया, जो बाहर है उसका डॉट लो पहले दूर वाले के साथ, और फिर जो बचा है उसे साथ में लिख दो, फिर पास वाले के साथ लिखो और जो बचा है वो लिख दो। ओके ओके। अच्छा यहां से ये भी पता चलता है कि देखो जो वेक्टर आर है, वेक्टर बी है और वेक्टर सी है, दे आर इन लीनियर कॉम्बिनेशन। हियर वी कैन सी आर बी सी आर इन लीनियर कॉम्बिनेशन।
Hence they are coplanar vectors. यहां से भी ये पता चल रहा है कि दे आर कोप्लेनर वेक्टर्स, तभी लिखा जा सकता है लीनियर कॉम्बिनेशन में। तीन वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर हैं तो वो कोप्लेनर होंगे, और यही तो मैंने बोला था कि इसका मतलब होता है कि जो R है वो B एंड C के प्लेन में है। इसका मतलब R, B एंड C आर कोप्लेनर, ठीक है। तो ये वहां से भी वो चीज रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अच्छा, अगर आपको दिया जाए ऐसे A क्रॉस B, A क्रॉस B क्रॉस C, तो जैसे कि मैंने बताया इसका डॉट किसके साथ लोगे? दूर वाले के साथ। दूर कौन है? A, तो A डॉट C, जो बचा B, माइनस क्या? पास वाले के साथ B डॉट C A वेक्टर। अच्छा, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि A डॉट C लिखें या C डॉट A लिखें, B डॉट C लिखें या C डॉट B। भाई इसमें इफेक्ट नहीं पड़ता यार डॉट में A डॉट B लिखो या B डॉट A, दोनों सेम ही होते हैं, इसमें टेंशन मत लेना। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दो, था उसी जैसा ABC और यहाँ पे भी ABC है, बस ब्रैकेट को चेंज किया है। अब देखो लीनियर कॉम्बिनेशन में कौन है, तो मैंने लिख दिया हियर R, B एंड A are in linear combination. Hence they are what? Coplanar vectors. ठीक है बच्चों, दे आर कोप्लेनर वेक्टर। तो तुम अपने आप भी देख पा रहे हो, जैसा कि आपको बताया गया था, जो ब्रैकेट में होता है उनके साथ कोप्लेनर होता है। तो अगर तुम यहाँ से डेफिनेशन पे जाते तो तुम बोलते कि A एंड B के साथ कोप्लेनर होना चाहिए। यहाँ फॉर्मूले में भी देख सकते हो A और B के साथ कोप्लेनर है, जबकि ये B और C के साथ कोप्लेनर है। ठीक है, तो जिसके साथ कोप्लेनर है और जिसके साथ नहीं है उसके परपेंडिकुलर होगा। जैसे यहाँ पे तुम देख पा रहे हो B एंड C के साथ कोप्लेनर है, तो A बचा ना, तो A के क्या होगा? परपेंडिकुलर। यहाँ पे B एंड A के साथ कोप्लेनर है तो कौन बचा? C, तो C के क्या होगा? परपेंडिकुलर। ध्यान रखें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, कभी अगर आपको ये दिया जाए तो आप अपने आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज R डॉट A इक्वल टू 0। पक्की बात है, R डॉट A क्या होगा? 0। सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ पे R डॉट क्या? C जो होगा वो क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि R तो C के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो इसी बात से ये भी समझ आता है कि अगर मैं लिखूं A डॉट A क्रॉस B क्रॉस C तो 0 होगा वो, यही तो है। R डॉट A या A डॉट R कुछ भी लिख लो। सिमिलरली अगर यहां पे, ये तो यहां की बात थी, यहां पे मैं बोल सकता हूं कि C डॉट A क्रॉस B क्रॉस C भी 0 होगा। तो इसे देखने की हैबिट डालो, जो ABC के कॉम्बिनेशन में अकेला वेक्टर है, अगर उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले ली जाए, ट्रिपल प्रोडक्ट की डॉट प्रोडक्ट ले ली जाए तो 0 आता है, क्योंकि ये जो पूरा वेक्टर होता है ये इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो मैं C डॉट कर दूंगा तो बेटा 0 आएगा। ठीक है, तो ट्रिपल प्रोडक्ट में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये ध्यान रखें। फॉर्मूला कैसे ओपन होता है दोनों तरीके से मैंने तुम्हें बता दिया है। अगर ब्रैकेट इधर होगा तब भी बता दिया है, इधर होगा तब भी बता दिया है। सिंपल से कॉन्सेप्ट है, दूर वाले से पहले डॉट लो, फिर पास वाले से लो। साथ में क्या लिखना है ये तो तुम्हें पता ही है। ठीक है बच्चों, तो ये जो R आएगा ये एक वेक्टर आएगा। ठीक, तो ट्रिपल प्रोडक्ट हमें क्या शो करता है? एक वेक्टर ही देता है, विच इज इन अ प्लेन ऑफ B and C and perpendicular to A if it is given A cross B cross C। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इसे कॉपी कीजिए।